तो लास्ट सेशन में हमने ऑपरेटर और एक्सप्रेशन के बारे में बात किया था, साथ ही साथ में हमने इनपुट और आउटपुट फॉर्मेट में कुछ हम किस तरीके से हमारे इनपुट और आउटपुट को रेगुलेट कर सकते हैं वो हमने चीज़ें सीखी थी। ठीक है, तो अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो कौन सा है, तो कि डिसीजन स्टेटमेंट, यानी कि आपके पास कोई भी कंडीशन है। ठीक है, कोई भी क्या होगा, आपके पास कोई कंडीशन होगा, तो कंडीशन के बेस पर आपको डिसीजन लेना है कि अगर कंडीशन आपका ट्रू रहता है तब आपको कौन सा कोड एग्जीक्यूट करवाना है, और कंडीशन आपका फॉल्स रहता है तो उस टाइम पे आपको कौन सा कोड एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें डिसीजन स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो डिसीजन स्टेटमेंट में हम क्या यूज़ करेंगे, कंडीशन यूज़ करेंगे, और हर एक कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स है, ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। बेस्ड ऑन रिलेशनल ऑपरेटर हम चेक करेंगे कि हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है या फिर फॉल्स हो रही है। तो जो ट्रू होगी अगर, तो उस टाइम पे हमें जो भी कोड एग्जीक्यूट करवाना होगा वो कोड हम वहाँ पर लिख देंगे, अगर फॉल्स होगा तो उसके लिए कोड वहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे पास कौन कौन से है, डिसीजन स्टेटमेंट मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट भी उसको बोलते हैं, डिसीजन मतलब स्टेटमेंट को कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नाम यूज किया है कंडीशनल स्टेटमेंट। तो 5 डिफरेंट कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे पास अवेलेबल है। फर्स्ट है इफ स्टेटमेंट। तो इसमें क्या होगा, इफ स्टेटमेंट कब यूज करेंगे कि ऐसी सिचुएशन होगी जब आपका कंडीशन क्या हो, ट्रू हो, उसी टाइम पे आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ कोड को एग्जीक्यूट करवाना है, तभी आप क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। यहाँ पर अगर कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो आपको कुछ नहीं करना है, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सिर्फ इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ठीक है, इफ स्टेटमेंट का यूज कब करेंगे कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि आपको सिर्फ कोई भी कंडीशन ट्रू हो तभी कोई कोड को एग्जीक्यूट करवाना है, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। अगर आपका कंडीशन गलत हो जाता है तो वहां पर उसके लिए आपको कुछ नहीं करना रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, इफ एल्स स्टेटमेंट आएगा। तो इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगा तो अलग से कोड एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन आपका फॉल्स होगा तो भी क्या होगा, अलग से कोड आपका एग्जीक्यूट होगा। इसको हम बारी बारी डिटेल में देखेंगे, हर एक के लिए प्रोग्राम भी साथ में हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि किस तरीके से वर्क करता है। फिर आएगा नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ में क्या होगा, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है वैसे कि एक इफ ब्लॉक होगा आपका, उसके अंदर आपके पास क्या होगा, दूसरा इफ ब्लॉक होगा। ठीक है, तो यानी कि जैसे कि हमारे पास इनर पैरेंथेसिस है वैसे ही क्या होगा, इनर इफ एल्स ब्लॉक हमारे साथ पास में होगा, तो उसके लिए भी हम प्रोग्राम में आगे देखेंगे। फिर आता है नेक्स्ट कौन सा है, इफ एल्स लैडर। तो उसमें क्या होगा, इफ वाला ब्लॉक होगा, फिर एल्स इफ वाला ब्लॉक होगा, फिर एल्स वाला ब्लॉक होगा, कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होगा। तो इफ एल्स लैडर का हम कब इस्तेमाल करेंगे कि जब आपके पास एक से ज्यादा कंडीशन है और हर एक कंडीशन के लिए आपको क्या करना है, अलग अलग कोड को एग्जीक्यूट करवाना है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इफ एल्स लैडर का इस्तेमाल करेंगे। और स्विच स्टेटमेंट का हम कब यूज करेंगे, उसके स्विच स्टेटमेंट का जो वर्किंग है वो इफ एल्स से क्या है, अलग तरीके से है, वो हम बाद में उसको एग्जाम्पल के साथ में देखेंगे। तो अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में शॉर्ट में 1 या 2 मार्क्स में कि कंडीशनल स्टेटमेंट कितने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 5 अलग अलग कंडीशनल स्टेटमेंट है हमारे पास। पहला इफ स्टेटमेंट, दूसरा इफ एल्स, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स लैडर एंड स्विच स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है सबको? यस। ओके, अभी वन बाय वन हम सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे, हर एक के लिए प्रोग्राम भी साथ में बनाते जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे इफ स्टेटमेंट। तो उसका इफ स्टेटमेंट को अगर आप प्रोग्राम के अंदर यूज करना चाहते हो तो उसका सिंटेक्स किस तरीके से होगा,
ठीक है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, हर एक जो भी कोई भी स्ट्रक्चर होगा, कोई भी कंसेप्ट होगा, तो उसके लिए क्या होगा, प्री डिफाइंड आपके पास इस तरीके से सी प्रोग्राम में आपको किस तरीके से आप पर्टिकुलर कंसेप्ट को लिख सकते हो, उसका स्ट्रक्चर होगा, उसका ब्लॉक होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंटेक्स। ठीक है, सिंटेक्स मतलब प्री डिफाइंड आपको दिया गया है, आपकी अगर आपको इफ स्टेटमेंट यूज करना है तो आपको इसी स्ट्रक्चर के अंदर आपको यूज करना है, इसी फॉर्मेट के अंदर आपको अपने सी प्रोग्राम के अंदर उसको लिखना है। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेट क्या है, तो पहले तो इफ कीवर्ड है जो कि हमारा रिजर्व कीवर्ड है। कौन सा है हमारे पास, इफ जो कीवर्ड है वो हमारे क्या है, रिजर्व कीवर्ड है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या रखा गया है, वहां पर रिजर्व रखा गया है, क्योंकि ये इफ स्टेटमेंट में यूज होता है। ठीक है, उसके साथ में पैरेंथेसिस के अंदर आपको कंडीशन दी गई है, मतलब यहाँ पर आपको जो भी कंडीशन चेक करवाना है वो लिखना है। फॉर एग्जांपल मुझे कंडीशन चेक करवाना है यहाँ पर, इफ ए लेस देन 3, तो मेरा कंडीशन क्या हुआ यहाँ पर, ए लेस देन 3। ठीक है, उसके बाद में एक कर्ली ब्रैकेट आएंगे और यहाँ पर आपको कोड लिखना है। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, ए का वैल्यू प्रिंट करना है कि प्रिंट एफ परसेंटेज डी ए। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास टास्क क्या है कि प्रिंट वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इफ ए लेस देन 3। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो ही आपको क्या करना है, ए वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो हम इसको हमारे प्रोग्राम में किस तरीके से चेक करेंगे, तो कि इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इफ वाला ब्लॉक, इफ स्टेटमेंट लिखेंगे। इफ लिखा हमने यहाँ पर, साथ में हमने पेरेंथेसिस के अंदर क्या कर दिया, कंडीशन चेक कर दिया, जो कि हमें चेक करना था यहाँ पर, कि हमें कंडीशन क्या चेक करना था कि ए लेस देन 3 है कि नहीं है। अगर है, ये कंडीशन ट्रू होता है तो हमें क्या करना है, उसकी वैल्यू को प्रिंट करना है। तो इफ के साथ में जो भी कर्ली ब्रैकेट है उसके अंदर हमें जो टास्क परफॉर्म करना है कंडीशन ट्रू होने पर, वो हम लिख देंगे। यहाँ पर हमें क्या टास्क करना था कंडीशन ट्रू होने पर, तो कि ए वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना था। तो हमने वो यहाँ पर ब्लॉक के अंदर लिख दिया, विद इन द पेरेंथेसिस हमने लिख दिया कि प्रिंट एफ परसेंटेज डी एंड उसके बाद में हमने ए वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अगर ये कंडीशन आपका फॉल्स होता है तो हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे टास्क में नहीं दिया गया। हमारे टास्क में क्या दिया गया है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो आपको ये काम करना है, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं करना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे, सिर्फ इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। हम सिर्फ कंडीशन ट्रू है तो ही कोई भी आगे का टास्क परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज उसको एज इट इज छोड़ देंगे। समझ में आ रहा है सबको, इफ वाला स्टेटमेंट हम कब यूज करेंगे? यस सर। ओके। उसके बाद में यहाँ पर स्टेटमेंट एक्स लिखा है, मतलब ये वाला आपका जो ब्लॉक है, इफ वाला ब्लॉक है, वो कंप्लीट होने के बाद प्रोग्राम में नेक्स्ट स्टेटमेंट जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, वहां पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि प्रिंट एफ गुड बाय, इस तरीके से मैसेज प्रिंट किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो इफ वाला ब्लॉक है वो अगर कंडीशन ट्रू होगा तो अंदर का जो भी स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा। वो प्रिंट होने के बाद क्या हो जाएगा, नेक्स्ट कौन सा प्रिंट होगा, तो कि हमारा गुड बाय का स्टेटमेंट प्रिंट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो ए का वैल्यू कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, डायरेक्ट क्या प्रिंट होगा, आपका गुड बाय प्रिंट होगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, अभी हम सेम टास्क को क्या करेंगे, हमारे प्रोग्राम में उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि हमने जो अभी डिस्कस किया उसी तरीके से हमें आउटपुट मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ इफ स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग। तो ये हमने लिख दिया कमेंट के अंदर। फर्स्ट लाइन हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले तो हम हमारे हर एक प्रोग्राम में क्या करेंगे, हमारी जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट
की हेडर फाइल है उसको हम क्या करेंगे, हमारे प्रोग्राम में ऐड करेंगे। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, include stdio.h लिखेंगे। उसके बाद हम हमारा प्रोग्राम void main से स्टार्ट करेंगे। अब हमें क्या करना है, मेन के अंदर हमने क्या देखा था, हमने जो डिस्कस किया उसमें हमारे पास एक वेरिएबल था, ठीक है, वेरिएबल की कुछ वैल्यू थी हमारे पास। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, उसको अभी के लिए 2 कंसीडर कर लेता हूँ ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, इफ वाला ब्लॉक लिखा था। तो इफ स्टेटमेंट, कभी कभी मैं इफ स्टेटमेंट बोलूंगा, कभी कभी इफ ब्लॉक बोलूंगा, तो आपको सेम ही समझना है, ठीक है। तो उसको इफ स्टेटमेंट भी बोलते हैं, इफ ब्लॉक भी बोल सकते हो आप। तो इफ वाला स्टेटमेंट हमने लिख दिया, तो उसके साथ में हमें कंडीशन चेक करना है। तो हमें जो भी कंडीशन चेक करना है वो हमें कहाँ पर लिखना है, विद इन द पैरेंथेसिस लिखना है। तो कंडीशन हमने वहां पर हमारे एग्जाम्पल में कौन सा देखा था, तो कि a लेस देन 3, ठीक है। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, ठीक है, इफ कंडीशन इज ट्रू then execute statement return here, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ कमेंट लिख दिया कि अगर आपका कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं वो सारे क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। तो एज पर आवर टास्क हमें क्या करना है, वेरिएबल ए की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पर सिंपल पहले क्या लिख देते हैं कि यूजर फ्रेंडली मैसेज लिख देते हैं, इंफॉर्मेटिव मैसेज लिखेंगे कि वैल्यू ऑफ ए इज, उसके बाद हम क्या करेंगे, परसेंटेज डी करेंगे, क्योंकि हमारा जो ए वेरिएबल है उसका डेटा टाइप कौन सा है, तो के इंटीजर है, इसलिए हम परसेंटेज डी का इस्तेमाल करेंगे और हमें ए वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो ये टास्क हमने कर दिया कि अगर आपका कंडीशन ट्रू है तो हमें क्या करना है, ए वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना है। उसके बाद हम जैसे कि हमने डिस्कस किया था वैसे हम क्या कर देते हैं, मैसेज लिख देते हैं डायरेक्टली। कौन सा लिखेंगे मैसेज, कि गुड बाय, ठीक है। तो अभी हम ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें आउटपुट किस तरीके से मिलता है। ए लेस देन 3 के पीछे सेमीकोलन, सॉरी, ए लेस देन 3 के पीछे सेमीकोलन आएगा? नहीं आएगा वहां पर इफ वाले स्टेटमेंट में सेमीकोलन नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो आपका जो भी ये सिंटेक्स है वहां पर सेमीकोलन नहीं दिया गया है, इफ वाले में आपका सेमीकोलन नहीं आएगा, कहीं पर भी नहीं आएगा। सिंगल स्टेटमेंट होगा आपका, वहां पर आपका सेमीकोलन आएगा। देखो ये प्रिंटफ है तो आपका वो क्या है, सिंगल स्टेटमेंट है। ये इफ वाला है पूरा ये ब्लॉक है, वो सिंगल स्टेटमेंट नहीं है। तो जितने भी सिंगल स्टेटमेंट नहीं है वहां पर आपका सेमीकोलन नहीं आएगा। उसमें एक ही एक्सेप्शन है, वो जब भी आएगा मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा वो एक्सेप्शन है जो कि आपका सिंगल स्टेटमेंट नहीं है, फिर भी वहां पर आपको सेमीकोलन लगाना रहता है। बाकी सारे में सिंगल स्टेटमेंट में ही आपको सेमीकोलन लगाना है, ठीक है। तो इफ ये पूरा कंसिडर होगा जहां से कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा और जहां तक क्लोज होगा वहां पर, और उसके आगे का एक कंडीशन वाला स्टेटमेंट इफ वाला, तो ये पूरा इफ ब्लॉक में कंसिडर होगा, जितना कि मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके आपको दिखाया है। तो इसे जो मल्टी लाइन वाले ब्लॉक होंगे वहां पर आपको सेमीकोलन नहीं लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट हमें मिल रहा है, लेकिन गुड बाय वाला लाइन न्यू लाइन से नहीं दिखा रहा है। तो हम यहाँ पर गुड बाय के आगे स्लैश एन कर देते हैं ताकि जो गुड बाय का मैसेज हो वो न्यू लाइन से प्रिंट होके आए, ठीक है। तो हमें आउटपुट क्या मिला कि ए वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होके मिली, और उसके बाद में हमने क्या देखा, जो हमारा गुड बाय वाला स्टेटमेंट था वो हमें वहां पर आउटपुट में मिला, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू हुआ तभी क्या होगा, आपका ये एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कर देता हूँ ए लेस देन 2 की जगह 3 की जगह मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर ए लेस देन 2 कर देता हूँ। तो ये कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, 2 लेस देन 2 फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होगा, ठीक है।
कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या होगा, आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर आपने सिंपल इफ लिखा है तो इफ स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अगर इफ के साथ में जो भी कंडीशन लिखा है वो आपका ट्रू होगा तो ही आपको इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे वो एग्जीक्यूट करने हैं। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो डायरेक्टली ये जो ब्लॉक है वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा और आपका जो कंट्रोल है यानी कि कंपाइलर है वो क्या करेगा, ये जो इफ ब्लॉक है उसके बाद में जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा उसको डायरेक्टली वो क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। तो अभी हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि आउटपुट हमें किस तरीके से मिलता है। तो देखो यहाँ पर आपका कंडीशन फॉल्स हुआ तो इफ ब्लॉक के अंदर जो भी कोड लिखा था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि वो कभी एग्जीक्यूट करना है जब ये कंडीशन ट्रू हो तभी। तो उसके बाद में जो भी स्टेटमेंट आता है प्रोग्राम में आपके वो तो सारे एग्जीक्यूट करने ही है। तो उसके बाद का हमारे पास प्रोग्राम में स्टेटमेंट कौन सा था, तो कि हमने गुड बाय का मैसेज प्रिंट करवाया था, वो हमें आउटपुट में मिल रहा है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। इफ स्टेटमेंट में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। ओके, वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि इफ सिंप स्टेटमेंट आपको कब यूज करना है कि आपके पास ऐसी सिचुएशन हो कि कोई भी कंडीशन ट्रू हो तभी आपको कोई भी कोड को एग्जीक्यूट करवाना हो, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो आपको कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करवाना है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तभी नेक्स्ट है ये देखो फ्लो चार्ट भी यहाँ पर दिया हुआ है इफ स्टेटमेंट का कि फ्लो चार्ट किस तरीके से है। तो यहाँ पर देखो आपका जो कंपाइलर है, ठीक है, कंपाइलर यहाँ से क्या करेगा, आपका कोड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। ये सिर्फ इफ स्टेटमेंट के लिए ही है, ठीक है, इसके आगे कोई भी स्टेटमेंट होगा तो कंपाइलर एग्जीक्यूट कर लेगा अपने हिसाब से, वो हमने एज्यूम कर लिया है। यहाँ पर आपका जो भी कंपाइलर है वो क्या करेगा, इफ ब्लॉक के अंदर आपकी एंट्री होगी। जैसे ही एंट्री होगी पहले क्या होगा, कंडीशन चेक होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था कि ये कंडीशन पहले क्या हुआ, चेक हुआ, उसके बाद में क्या होगा आपका, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर फ्लो चार्ट में देखो इफ कंडीशन इज ट्रू तो ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, यानी कि यहाँ पर जो भी इफ ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे वो सारे एग्जीक्यूट होंगे, और ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद ब्लॉक के बाहर जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। हमारे केस में हमने क्या लिखा था, यहाँ पर गुड बाय का मैसेज लिखा था तो वो एग्जीक्यूट हो रहा था। ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट एक्स जितने भी स्टेटमेंट है वो सारे अगर ट्रू होता है तो, अगर आपका कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो क्या होगा, आपका जो ये इफ वाला ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप डायरेक्टली कहाँ पर चले जाओगे, कहाँ पर चले जाओगे, यहाँ से डायरेक्टली आप इफ ब्लॉक के बाद में जो भी प्रोग्राम में स्टेटमेंट लिखे हैं वहां पर चले जाओगे और वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा कंप्यूटर यानी कि कंपाइलर। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा है, तो कि इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ एल्स स्टेटमेंट का कब हम यूज करेंगे, कि कोई भी कंडीशन है हमारे पास, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तब कुछ कोड हमें एग्जीक्यूट करवाना है, और कंडीशन फॉल्स होती है तब भी हमें कुछ कोड को क्या करवाना है, वहां पर एग्जीक्यूट करवाना है। तो वहां पर हम क्या करेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे। यानी तो यहाँ पर उसका सिंटेक्स किस तरीके से है, तो पहले आपको इफ लिखना है और इफ के साथ में आपको पेरेंथेसिस के अंदर आप जो भी कंडीशन चेक करवाना चाहते हो वो लिख देना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर ए वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 3 है, और बी वेरिएबल की वैल्यू 5 है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इफ ए लेस देन बी, ठीक है, इफ ए लेस देन बी, तो यहाँ पर बी का वैल्यू क्या है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा इफ ए लेस देन बी, तो उसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो बी वेरिएबल है उसकी वैल्यू ए वेरिएबल से क्या है, बड़ी है, यानी कि बी मैक्सिमम है। तो मैं यहाँ पर प्रिंट एफ करके क्या लिख सकता हूँ, बी लिख सकता हूँ, यानी कि बी की वैल्यू प्रिंट कर दूंगा और बोल दूंगा कि ये वैल्यू मैक्सिमम है।
अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो उसका मतलब क्या होगा कि आपका जो ए वेरिएबल है उसका वैल्यू क्या होगा, आपके पास मैक्सिमम होगा। तो एल्स कोर्स में आप क्या लिख सकते हो कि प्रिंट एफ ए, आपका ए का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। उसके बाद में जो भी स्टेटमेंट आपको लिखने हैं वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, कंडीशन एक ही चेक किया, लेकिन अगर ट्रू है तो उसके लिए हमें क्या करना, हमें क्या मिला कि हमारे पास बी वेरिएबल की वैल्यू मैक्सिमम है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमें क्या मिला कि ए वेरिएबल की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। तो अगर आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पर आइदर कंडीशन सर। आपकी ट्रू हो और फॉल्स हो, हाँ जी बोलो। ए और बी की वैल्यू सेम होगी तब? ए और बी की वैल्यू सेम होगी, वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, ए और बी की वैल्यू सेम होगी, सपोज दोनों की वैल्यू 3 है तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, यहाँ पर फॉल्स। फॉल्स होगा तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट। फॉल्स होगा तो इफ वाला एग्जीक्यूट होगा कि एल्स वाला, एल्स। एल्स वाला होगा। एल्स वाला। एल्स में क्या प्रिंट होगा, ए प्रिंट होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर एज्यूम किया गया है कि ए और बी की वैल्यू क्या है, 3 है, तो दोनों में से मैक्सिमम क्या मिलेगा, आपको 3 मिलेगा। तो उस सिचुएशन में भी आपका आंसर तो 3 ही मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? यस सर। यस सर। अभी इसको हम प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके भी इसको हम देखेंगे। ठीक है, वहां पर आपको आउटपुट मिलेगा तो आपको ज्यादा आइडिया मिलेगा। किसी को और डाउट है तो पूछो इसमें। नो सर। ओके, तो इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटेक्स किस तरीके से है कि पहले इफ लिखना है, उसके बाद में पैरेंथेसिस के अंदर आपको जो भी कंडीशन चेक करना है वो लिखना है, फिर आप कर्ली ब्रैकेट करोगे, और कर्ली ब्रैकेट जो इफ के साथ में जो कर्ली ब्रैकेट आपने लिखे हैं उसके अंदर आपको वही कोड लिखना है जब ये आपको कंडीशन ट्रू होने पर एग्जीक्यूट करवाना है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट, यानी कि कंडीशन ट्रू है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, तो उसके अंदर आपको उस हिसाब से आपका कोड लिखना है। और एल्स पोर्शन में जो भी कर्ली ब्रैकेट है उसमें आप जो भी लिखोगे वो क्या कब एग्जीक्यूट होगा, जब आपका कंडीशन फॉल्स होगा तभी। तो इसके लिए यहाँ पर क्या लिखा है, फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट लिखा है, और उसके बाद स्टेटमेंट एक्स, यानी कि ये पूरा इफ एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद प्रोग्राम में जो भी स्टेटमेंट आपने लिखे होंगे वो वहां से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? वंस अगेन, ये जब हमने स्टार्ट किया था सेमेस्टर, तब हमने शुरुआत के सेशन में डिस्कस किया था कि हमारा जो सी प्रोग्रामिंग है वो क्या है, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, यानी कि टॉप टू बॉटम हम क्या करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ये चीजें हमने एल्गोरिदम के टाइम पे भी डिस्कस की थी, और जब हमने सी प्रोग्राम के बारे में जो इंट्रोडक्शन लिया था वहां पर भी बात की थी। प्रोसीजर ओरिएंटेड मतलब क्या होगा, हम 1 बाय 1 स्टेटमेंट ऊपर से क्या करेंगे, नीचे एग्जीक्यूट करते जाएंगे। अगर आपने इफ ब्लॉक यहाँ पर लिखा है और उसके बाद में कोई भी स्टेटमेंट लिखा है, तो ऊपर से नीचे आओगे तो पहले क्या आपका एग्जीक्यूट होगा, इफ वाला ब्लॉक होगा, उसके बाद आपका जो भी स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर यहाँ पर भी आपने कोई भी स्टेटमेंट लिखे हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट वाई यहाँ पर लिखा है, तो ऊपर से नीचे आओगे तो पहले आपका स्टेटमेंट वाई एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आपका इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, उसका जो भी आपने कंडीशन लगाया होगा उसके हिसाब से आइदर ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या फिर फॉल्स। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो भी स्टेटमेंट आता होगा ब्लॉक के बाद का वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इफ ब्लॉक को प्रोग्राम में सबसे ऊपर ही लिखना है, आप कहीं पर भी लिख सकते हो, लेकिन वो एग्जीक्यूट किस मैनर में होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे जो भी 1 बाय 1 स्टेटमेंट आते जाएंगे उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अगर इफ वाला ब्लॉक आया है तो ये ब्लॉक कंप्लीटली एक ही साथ में एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद के जो भी स्टेटमेंट है वो 1 बाय 1 नेक्स्ट, जब ये ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गए। समझ में आ रहा है सबको किस तरीके से हमारे प्रोग्राम में 1 बाय 1 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं? यस सर। ओके, तो इसका फ्लो चार्ट भी हम देख लेते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का किस तरीके से है।
तो यहाँ पर देखो हमने एंट्री की है यहाँ पर, तो एंट्री के टाइम पे ही हम क्या कर लेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे। अगर कंडीशन आपका ट्रू रहता है तो आपका ट्रू वाला ब्लॉक यानी कि इफ के साथ में जो कर्ली ब्रैकेट है उसमें जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद स्टेटमेंट एक्स यानी कि ब्लॉक के बाद के जो भी स्टेटमेंट होंगे वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। अगर कंडीशन फॉल्स रहेगा आपका तो फॉल्स वाले यानी कि एल्स वाले ब्लॉक के अंदर जो भी आपने कोड लिखा है वो सारा क्या होगा, वहां पर एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद में जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट आता होगा वो आपका एग्जीक्यूट होगा। समझ में आ रहा है सबको इफ एल्स का फ्लो चार्ट, यानी कि ये कंडीशन का फ्लो किस तरीके से वर्क करेगा। यस ओके, सर। यस सर। इसके लिए अभी हम प्रोग्राम बनाते हैं वापस से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एग्जाम्पल ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट और साथ में लिख देंगे कि फाइंड मैक्सिमम नंबर फ्रॉम गिवन टू नंबर। आपके पास दो नंबर होंगे, उसमें से आपको क्या करना है, मैक्सिमम जो भी है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक में ए वेरिएबल ले लेता हूँ, ए की वैल्यू में फॉर एग्जांपल 3 कंसीडर करता हूँ और बी की वैल्यू में क्या कंसीडर करता हूँ यहाँ पर फॉर एग्जांपल 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंडीशन चेक करते हैं कि इफ ए लेस देन बी, ए लेस देन बी होगा तो किसका वैल्यू होगा, मैक्सिमम बी। बी का वैल्यू मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि मैक्सिमम वैल्यू इज, हमारे बी वेरिएबल की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो वो हम प्रिंट करवा देंगे। और बाद में हम यहाँ पर एल्स वाला ब्लॉक लिख देते हैं, ठीक है। तो एल्स वाला ब्लॉक हमने लिख दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कब एग्जीक्यूट होगा कि इफ कंडीशन इज फॉल्स देन एग्जीक्यूट स्टेटमेंट रिटर्न हियर, ठीक है। तो जब आपका कंडीशन फॉल्स होगा, कंडीशन फॉल्स होगा मतलब आपका जो ए वेरिएबल है उसका वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हम क्या करवाएंगे यहाँ पर, किसकी वैल्यू प्रिंट करवाएंगे, क्योंकि ए वेरिएबल की वैल्यू को हम क्या करवाएंगे, यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे और लिख देंगे कि मैक्सिमम वैल्यू इज, उसके बाद कर देंगे परसेंटेज डी और यहाँ पर ए वेरिएबल की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, प्रिंट करवा देंगे। उसके बाद हमने सिंपल गुड बाय का स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो गुड बाय हम कर देंगे हमारे प्रोग्राम में, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। यस सर। ओके, तो अभी हम Yes, sir. प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आउटपुट में हमें क्या मिलेगा कि बी का वैल्यू मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम वैल्यू इज क्या मिलेगा, हमें 5 मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका स्टैटिक प्रोग्राम हो गया। आपका जो दो वैल्यू है 3 और 5 उसके लिए ही वर्क करेगा। अगर हमें क्या करना है कि जो दो वैल्यू हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं वो हमें यहाँ पर जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तभी हमें क्या करना है, एंटर करवाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हर एक टाइम पे जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हम अलग अलग वैल्यू वहां पर दे सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कोई बता सकता है? कैन यस, हम NF. क्या करेंगे, यस हम क्या करेंगे कि हमारे जो दोनों वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तभी रीड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखो, यहाँ पर आपको प्रोग्राम में वैल्यू कब रीड करनी है, पहले हमने क्या किया, डिक्लेरेशन किया। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या किया, कंपैरिजन किया, ठीक है। कंपैरिजन किया यानी कि ए मैक्सिमम है कि बी मैक्सिमम है, ये कंडीशन आपने चेक की, लेकिन आपके पास वैल्यू नहीं है। तो कोई भी कंडीशन को चेक करने से पहले, यानी कि कोई भी वेरिएबल को आप कहीं पर भी यूज करो उससे पहले आपको क्या करना है, उस वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करना है, यानी कि उस वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप क्या कर सकते हो, उसकी वैल्यू को यूज कर सकते हो। तो हमें
जो स्कैनफ वाला स्टेटमेंट लिखना है वो कहाँ पर लिखना है, ये हमारा जो इफ वाला ब्लॉक है उससे पहले लिखना है, ताकि हम हमारे वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवा सके और उसके बाद में हम क्या करवाएंगे, उसको कंपेयर करवाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, स्कैनफ करके हमारा जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू को क्या करवा देंगे, हम रीड करवा देंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, यूजर फ्रेंडली मैसेज भी हमें लिखना है कि हमें कौन कौन सी वैल्यू एंटर करनी है, ताकि यूजर आसानी से उसको रीड कर सके और हमारे प्रोग्राम के अंदर वो डिजायर्ड इनपुट क्या कर सके, फीड कर सके। तो यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ कि एंटर फर्स्ट वैल्यू, इस तरीके से मैं मैसेज लिख देता हूँ ताकि यूजर को पता चल जाएगा कि मुझे कोई भी वैल्यू डालनी है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद हमने जो भी यूजर वैल्यू डालेगा उसको हमने क्या कर दिया, ए वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट दिखे इसमें तो बता सकते हो। ठीक है, एंटर सेकंड वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया एंटर सेकंड वैल्यू, फिर मैं लिख देता हूँ स्कैनफ %d और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ b। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? हमने क्या कर दिया, a और b वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर लिया हमने यहाँ पर रीड कर लिया। ओके, आवाज आ रही है ना सबको ठीक से? यस सर। ओके, तो हम प्रोग्राम को क्या करते हैं, यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यहाँ पर किसी को कोई भी ऐसा लगता है कि मैंने गलत लिखा है तो बता सकते हो, अदरवाइज हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। देखो यहाँ पर हमें क्या मिला है, कुछ मैसेज मिला है कंपाइलर की तरफ से। कौन सा है, तो आपको किस तरीके से उसको हैंडल करना है, क्योंकि हमारे मेन डॉट सी यानी कि हमारा जो मेन फंक्शन है उसके अंदर आपको एरर दिखा रहा है। तो उसके बाद में जो 10 लिखा है वो क्या है, 10 नंबर का रो है। तो हमारे पास ये 10 नंबर का रो है, उसके अंदर हमें एरर है। वहां पर 13 नंबर का कॉलम है, यानी कि इस साइड से आप गिनोगे 1 बाय 1 कैरेक्टर के स्पेस में, तो 13 नंबर पे आपके पास एरर है। वार्निंग क्या दिखा रहा है आपको कि फॉर्मेट %d एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट इंटीजर बट आर्ग्यूमेंट टू हैज पास इज इंटीजर फॉर्मेट। ठीक है, तो ये वार्निंग है, आपके पास एरर नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर आप कभी कभी आपका प्रोग्राम वार्निंग होता है तो क्या करता है, वर्क करता है। तो हम देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट वैल्यू में क्या एंटर करता हूँ, ओके, फर्स्ट वैल्यू में क्या एंटर करता हूँ, यहाँ पर 12 एंटर किया मैंने फर्स्ट में। ठीक है, यानी कि ए वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी, 12 जाएगी। लेकिन हमें बी वेरिएबल की वैल्यू को तो पूछा ही नहीं इसने। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, एब नॉर्मली क्या हो गया, यहाँ पर टर्मिनेट हो गया। क्यों एब नॉर्मली टर्मिनेट हो गया, उसके लिए ये वार्निंग क्या है, जिम्मेदार है यहाँ पर। तो वार्निंग में हमें क्या दिखाया गया है, तो कि देखो यहाँ पर स्कैनफ फंक्शन के अंदर %d के पास में एरो लिख के दिखाया गया है। ठीक है, तो सी प्रोग्राम में आपके पास जहां पर भी एरर होगी उसके आगे का जो भी कैरेक्टर होगा वहां पर आपको एरो नोटिफाई किया जाएगा। तो कोई बता सकता है हमारे ये स्कैनफ के स्टेटमेंट में क्या एरर है? सर M% लगाना भूल गए। हाँ, ठीक है, मैंने आपको 2 बार पूछा था लेकिन आप में से किसी का आंसर नहीं मिला, इसलिए मैंने इसको एग्जीक्यूट करके भी आपको बताया। तो आपको पता चल गया कि जब हम स्कैनफ यूज करेंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे, M% का साइन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, हमारा जो वेरिएबल है उसका एड्रेस को हमें रिफर करना रहता है, ताकि जो भी वैल्यू हमने रीड की है वो
उस वेरिएबल के एड्रेस पर क्या हो जाए, वहां पर स्टोर हो जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वापस से हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब हमारे प्रोग्राम में कोई भी वार्निंग नहीं दिखा रही है, तो अब हमारा प्रोग्राम है वो सही तरीके से वर्क करना चाहिए। ठीक है, तो अगेन मैं फर्स्ट वैल्यू क्या कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पर 12। उसके बाद सेकंड वैल्यू के लिए आपको पूछा गया, सेकंड वैल्यू फॉर एग्जांपल में क्या डालता हूँ, 23 डालता हूँ। तो मैक्सिमम वैल्यू हमें कौन सी मिलेगी, तो कि 23 है, और उसके बाद में हमें जो गुड बाय का मैसेज हमने प्रिंट करवाया था वो मिल रहा है। ठीक है, अब मैं फिर से एग्जीक्यूट करवाता हूँ। इस बार मैं क्या करूंगा कि जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है उसको मैं मैक्सिमम जो भी होगा वो डालूंगा, और सेकंड वैल्यू फर्स्ट से क्या डालूंगा, छोटी डालूंगा, और हम चेक करेंगे कि ये वाले केस में हमारा प्रोग्राम सही तरीके से वर्क करता है कि नहीं। तो इस बार मैं फर्स्ट वैल्यू कौन सी डाल रहा हूँ, 45 डाल रहा हूँ। उसके बाद में एंटर प्रेस कर रहा हूँ। एंटर प्रेस करोगे तो क्या होगा, आपका जो भी यहाँ पर आप जो भी वैल्यू डालोगे वो रीड कब होगी, जब आप एंटर प्रेस करोगे तो रीड कर लेगा, और उसके बाद का जो भी स्टेटमेंट होगा उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर देखो स्कैनएफ का स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ है वो। ठीक है, उससे पहले क्या है कि एंटर फर्स्ट वैल्यू, तो पहले ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर वेट करेगा हमारे इनपुट के लिए। ठीक है, तो हमने 45 डाल के जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो कंप्यूटर को पता चल गया कि जो भी यूजर इनपुट डालना चाहता था वो उसने डाल दिया है। तो उसके बाद का स्टेटमेंट वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो एंटर सेकंड वैल्यू हमें यहाँ पर आउटपुट में मिला। फिर देखो स्कैन, उसके बाद स्कैनएफ वाला स्टेटमेंट है, यानी कि कंपाइलर हमसे कुछ वैल्यू इनपुट के तौर पे यहाँ पर एंटर करवाना चाहता है। तो यहाँ पर आपका कर्सर ब्लिंक होता रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही कर्सर की यहाँ पर हम हमारा वैल्यू डालेंगे, फॉर एग्जांपल वैल्यू में क्या डालता हूँ 33, तो जब तक कर्सर ब्लिंक होता है तब तक क्या होगा, कंप्यूटर आपका वेट कर रहा है कि आपने जो भी वैल्यू डाल दिया है वो कंप्लीट हो गया है कि नहीं हो गया। जिस वैल्यू कंप्लीट हो गया वो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा, जैसे ही हम एंटर का बटन प्रेस करेंगे वैसे ही। ठीक है, जब अब मैं एंटर का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो क्या किया, यहाँ पर बी का वैल्यू 33 कंसिडर हो गया, और उसके बाद का जो भी स्टेटमेंट आता था उस स्टेटमेंट को उसने फटाफट से क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, और जो भी रिजल्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग मिल रहा था वो हमने यानी कि कंप्यूटर ने वहां पर आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया। तो यहाँ पर इस केस में हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो कि 45 वो हमें प्रिंट होके मिल गई, और उसके बाद हमारा जो मैसेज था गुड बाय वाला वो हमें वहां पर मिल गया। समझ में आ रहा है सबको, इफ एल्स ब्लॉक किस तरीके से हम हमारे प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। यस सर। इसमें किसी को कोई भी डाउट है? नो सर। नो सर। सर फर्स्ट वैल्यू में डेसिमल डालेंगे तो? सॉरी, फर्स्ट वैल्यू में डेसिमल डाल के देखेंगे तो? हाँ ठीक है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 12.5 डालते हैं। ठीक है, और क्या हो गया, देखो हमें कौन सी वैल्यू डालनी थी, वहां पर इंटीजर वैल्यू डालनी थी, लेकिन हमने कौन सा डाल दिया, वहां पर रियल नंबर डाल दिया। तो प्रोग्राम हमारा क्या हो गया, एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया। और आपको आंसर में यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू इज 32766। तो ये जो 32766 वैल्यू है वो क्या है, कंप्यूटर के मेमोरी में से ही वैल्यू रीड की हुई है, लेकिन वो हमारी दी हुई वैल्यू नहीं है। पुरानी कोई भी वैल्यू है उसको उसने क्या कर दिया है, वहां पर रीड कर दिया है और आपको यहाँ पर दिखा दिया है। तो इस तरीके से जब कंप्यूटर कोई भी पुरानी वैल्यू आपको डिस्प्ले करता है तो उस वैल्यू को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, गार्बेज वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, गार्बेज वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू हमने कंप्यूटर को प्रोवाइड नहीं की है वो उसने हमें रिटर्न की है, यानी कि पुरानी कोई भी वैल्यू उसने रीड करके वहां पर इस्तेमाल कर ली है, तो उसको क्या बोलेंगे, हम गार्बेज वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, पर सर अगर हम इंट की जगह यहाँ पे फ्लोट अगर यूज कर रहे हैं तो बता दे रहे हैं। हाँ इंटीजर की जगह आप फ्लोट यूज करोगे तो जो वैल्यू हम
फ्लोट में तो हम यानी कि रियल नंबर को स्टोर करवा सकते हैं, तो कंप्यूटर को उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो उस टाइम पे आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इसी प्रोग्राम के अंदर मॉडिफिकेशन करके फ्लोट लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हर जगह हमें परसेंटेज b की जगह क्या करना होगा, f करना होगा, तो वो हम यहाँ पर कर देते हैं। ओके, तो अब हम वापस से हमारा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे। अब इस बार हम क्या डालेंगे, रियल नंबर डालेंगे 12.5। तो इस बार देखो कोई भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि कंप्यूटर को जो भी वैल्यू चाहिए वही वैल्यू हमने वहां पर पास की है। यानी कि हमने जो वैल्यू पास की है वो आपका जो भी वेरिएबल है कि जिसके अंदर आप उसको स्टोर करना चाहते हो, वो उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए कैपेबल है, तो हम क्या करेगा, वो उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर कैपेबल नहीं है तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। ये जो एबनॉर्मली टर्मिनेट वाला जो आपको रिएक्शन दिखता है कंपाइलर की ओर से, वो अलग अलग कंपाइलर में अलग अलग तरीके से आपको दिखेगा। कहीं कंपाइलर में आपका टर्मिनेट नहीं होगा एबनॉर्मली, लेकिन आपने जो भी वैल्यू डाली है 12.5 उसकी जगह वो डायरेक्टली क्या कर लेगा, 12 को ही कंसीडर कर लेगा और आपका प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन आपको आंसर सही वाला नहीं मिलेगा। तो ये कंपाइलर के ऊपर भी डिपेंडेंट है थोड़ा सा कि किस तरीके से आपको नेक्स्ट बिहेवियर आपको कंपाइलर का देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हम सेकंड वैल्यू डालते हैं, फॉर एग्जांपल 35.7। अब हम एंटर करते हैं तो हमें आंसर क्या मिला, यहाँ पर 35.70001। देखो यहाँ पर हमने सिर्फ 7 डाला था, लेकिन यहाँ पर जो डेसिमल प्लेस के बाद में जो 5 to 6 डिजिट मिलता है उसमें लास्ट वाला डिजिट 1 मिला हमें, जो कि अगेन क्या दिखाता है, हमें गार्बेज वैल्यू दिखाता है। तो इस तरीके की सिचुएशन जब होती है तब हम क्या कर सकते हैं कि जो हमने कल देखा था कि हम आउटपुट को हम फॉर्मेट कर सकते हैं। यानी कि हमारा जो आउटपुट होगा उसमें हमें डेसिमल प्लेस के बाद में 2 ही डिजिट को हमें क्या करना है, दिखाना है। तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोई बता सकता है? %2 यस, परसेंटेज के बाद डॉट करके 2 लिखेंगे, यानी कि डेसिमल प्लेस के बाद के 2 डिजिट ही आपको क्या करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। तो .2 हम दोनों जगह पर कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या मिलेगा, डेसिमल प्लेस के बाद के 2 ही डिजिट हमें हमारे आउटपुट में देखने को मिलेंगे। तो हम फिर से हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। इस बार हम 35.6 डालते हैं फर्स्ट वैल्यू, और दूसरा वैल्यू हम डालते हैं फॉर एग्जांपल 56.9। ठीक है, अब हम एंटर करेंगे तो देखो आपका आउटपुट है उसमें डेसिमल प्लेस के बाद 2 ही डिजिट आपको मिलेंगे। जैसे कि हमने हमारा आउटपुट है उसको हमने जिस फॉर्मेट में प्रिंट करवाना चाहते थे उसके अकॉर्डिंग हमने उसको क्या कर दिया, वहां पर मैनिपुलेट कर दिया है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, आपके आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के टाइम पे रेगुलेट कर सकते हो, सेम वे में आप इनपुट को भी क्या कर सकते हो, वहां पर रेगुलेट कर सकते हो। इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो अभी। नो सर। ओके, तो इसी के बेसिस पर मैं आपको एक प्रोग्राम देता हूं जो कि आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रोग्राम कौन सा करवाना है कि आपको कोई भी एक नंबर है उसको क्या करना है, पहले रीड करना है। ठीक है, क्या करना है आपको, कोई भी एक नंबर है उसको रीड करना है। आपको इंटीजर नंबर को ही रीड करना है, ठीक है। वहां पर रियल नंबर को आपको कंसीडर नहीं करना है। आपको कौन सा नंबर को कंसीडर करना है, जो भी इंटीजर नंबर है उसको ही कंसीडर करना है, उसको रीड करना है। रीड करने के बाद आपको चेक करना है कि आपने जो भी नंबर रीड किया हुआ है वो आपका ओड नंबर है या फिर इवन नंबर है। ठीक है, अगर ओड नंबर है तो आपको मैसेज प्रिंट करवाना है कि गिवन नंबर इज ओड। इवन है तो आपको मैसेज प्रिंट करवाना है कि गिवन नंबर इज इवन। समझ में आ रहा है सबको क्या टास्क करना है? यस सर। ओके, तो
ओड नंबर है कि इवन नंबर है वो किस तरीके से चेक करोगे आप, तो कि आपके पास जो भी नंबर है, फॉर एग्जांपल आपने नंबर जो भी रीड किया वो आपने एन वेरिएबल के अंदर क्या करवाया है, स्टोर करवाया है। ठीक है, तो आप क्या चेक करोगे, कंडीशन इस तरीके से आपका चेक होगा कि इफ एन मोड्यूलो 2 इक्वल 0। ठीक है, मोड्यूलो ऑपरेशन क्या देगा आपको, रिमाइंडर देगा। अगर किसी भी नंबर को आप 2 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर आपका 0 मिलेगा तो उसका मतलब क्या है, वो पर्टिकुलर नंबर आपका इवन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी मोड्यूलो का आंसर आएगा उसका आंसर यहाँ पर रहेगा, बाद में उस आंसर को कंसीडर करके आपका एक कंडीशन चेक होगा। फॉर एग्जांपल आपका एन का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो 3 मोड्यूलो 2 करोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। तो उसके बाद आपका कंडीशन क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा कि इफ 1 इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होगा। कंडीशन फॉल्स होगा तो आपका ये वाला इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा और कौन सा होगा, एल्स वाला होगा। ठीक है, तो एल्स वाले में आपको क्या मैसेज प्रिंट करवाना है कि गिवन नंबर इज ऑड, और ट्रू वाले में यानी कि इफ वाला जो है उसमें क्या मैसेज प्रिंट करवाना है कि गिवन नंबर इज इवन। ठीक है, अगर n का वैल्यू यहाँ पर 3 की जगह 4 होगा तो n मोड्यूलो 2 का आंसर आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि 4 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो आपका कंडीशन क्या होगा, 0 इक्वल टू 0, यानी कि ये दोनों ऑपरेंड है वो एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू होगा तो आपका ट्रू वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, वहां पर आपको इवन नंबर का मैसेज प्रिंट करवाना है और आपका जो 4 नंबर है वो क्या है, इवन है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, आपको क्या टास्क करना है। सर अगर एन 0 होगा तो, सॉरी, एन की वैल्यू 0 होगी तब, हाँ तो 0 होगी तो भी क्या, 0 मोड्यूलो 2 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 ही मिलेगा। ठीक है, 0 मोड्यूलो 2 करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो वो भी क्या होगा, इवन नंबर में कंसिडर होगा, और 0 को हम इवन नंबर में ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, ओके सर। और किसी को डाउट है इसमें, आपको यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ कि आपको सिर्फ इंटीजर नंबर को ही कंसिडर करता है, क्योंकि रियल नंबर आप एक यहाँ पर यूज करोगे तो आपका मोस्ट ऑफ द केस में आपका ओड नंबर वाला ही आएगा। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर में डेसिमल प्लेस के बाद में कुछ ना कुछ वैल्यू रहता है, तो उसके हिसाब से आपको रिमाइंडर कुछ ना कुछ मिलेगा, और आपका जो भी हर एक नंबर है वो क्या होगा, ऑलवेज ज्यादातर केस में ओड ही आएगा। इसलिए हम यहाँ पर रियल नंबर को कंसिडर ना करके सिर्फ इंटीजर नंबर को ही कंसिडर कर रहे हैं ये पर्टिकुलर एग्जांपल में। ठीक है, ठीक है सर। किसी को डाउट है इसमें, नो सर। ओके, तो आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो वाला कि नेस्टेड इफ अगर हमें यूज करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, उसके बाद में इफ एल्स लैडर हम किस तरीके से यूज करेंगे, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। उसके पहले आपको क्या करना है, ये जो इफ एल्स वाला जो ब्लॉक हमने आज डिस्कस किया, इफ एल्स स्टेटमेंट, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करोगे तो इसके बाद में जो हम नेस्टेड इफ या फिर इफ एल्स लैडर वाला कंसेप्ट देखेंगे तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है।